गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हम लोग सामाजिक विज्ञान में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने पिछली कक्षा में जूसेppe मैस्सिनी पढ़ लिया था, क्रांतिकारियों का युग पढ़ लिया था, यूनान क्रांति तथा जुलाई क्रांति पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। तो राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ है, ठीक। यानी कि जो व्यक्ति थे, यानी जो उदारवादी लोग थे, उनके अंदर जो राष्ट्रवाद का जो भावना थी वो युद्धों से नहीं पनपी है, ना ही क्षेत्रीय विस्तार से पनपी है। राष्ट्र के विचार के निर्माण ने संस्कृति ने अहम भूमिका निभाई है। यानी कि वहाँ की जो संस्कृति थी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है किसी भी राष्ट्रवाद के लिए या राष्ट्र की भावना को आगे बढ़ाने के लिए। कला है, काव्य है, कहानियाँ हैं, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को निर्मित और व्यक्त करने में सहयोग किया। यानी कि जो भी संस्कृति होती है उस देश की, जो भी कला होती है, कहानियाँ होती हैं, जो पुराने हमारे जो वीर योद्धा हैं उनके किस्से होते हैं, संगीत होते हैं, ये सब कुल मिला करके सब मिल करके राष्ट्र भावना को उत्पन्न करने में बहुत ही मदद करते हैं और सहयोग भी करते हैं। बच्चों, एक शब्द आता है रूमानीवाद। तो सबसे पहले देखते हैं रूमानीवाद क्या है। एक ऐसी सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्र भावना का विकास करना चाहता था। यानी ये एक आंदोलन था। रूमानीवाद क्या था? ये एक आंदोलन था जो क्या करना चाहता था, एक खास तरीके की, एक स्पेशल तरीके की लोगों के अंदर राष्ट्र की भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। आमतौर पर ये जो रूमानी जो क्या कहते कलाकार थे और जो कवि थे, उन्होंने क्या किया था, विज्ञान किस पे आधारित है बच्चों? तर्क और वितर्क पे आधारित है। तो जो विज्ञान की जो इम्पोर्टेंस थी, यानी उसकी जो महिमा थी, उसकी आलोचना करी, उसकी बुराई करी है और उसकी जगह क्या कहा है कि जो भावनाएं हैं, जो अंतर्दृष्टि यानी कि रहस्यवादी जो आपके अंदर भावनाएं, उस पे उसको जगाने की पूरी कोशिश करी और उसको भी क्या कहते हैं उस पर जोर दिया। तो रूमानीवादियों का हमेशा से यही प्रयास रहता था कि एक साझा सामूहिक विरासत की भावना जगे। यानी लोगों के अंदर जो एक जैसी भावना का विकास हो और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए और केवल एक ही संस्कृति हो जिसको कि राष्ट्र का आधार बना करके मतलब कि उसको आगे बढ़ाया जाए, राष्ट्र की भावना को विकास किया जाए। ठीक है बच्चों। तो जो जर्मन दार्शनिक योहान गाडफ्रीड रोमानी विचारक ने ये कहा कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके नाम आम लोगों में निहित है। अब उसने आम लोगों को क्या कहा था? डैश वॉक। क्या कहा था? डैश वॉक कहा था। राष्ट्र को क्या कहा था? वॉकजिस्ट। राष्ट्र को क्या कहा था? वॉकजिस्ट। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीत, जन काव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती है। आप जैसे ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप हमारे उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो डांस है क्या है? कथक है, ठीक है। तो आप ये समझ जाओगे ये उत्तर प्रदेश की संस्कृति है। जब आप दूसरी जगह जाओगे, क्या कहते हैं कि असम की ओर जाओगे, तो वहाँ के डांस अलग होंगे, ठीक। तो आप ये समझ जाओगे कि क्या कहते हैं वो असम की संस्कृति। जब आप गुजरात की तरफ जाओगे तो वहाँ डांस गरबा करते हैं, ठीक है। तो गरबा जो है वो कहाँ की संस्कृति होगी? गुजरात की होगी। उसी तरीके से हर देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है जो उसको अलग थलग करती है दूसरे देशों से या राष्ट्र से, ठीक। तो क्या हुआ बच्चों? जर्मन दार्शनिक योहान गाडफ्रीड रोमानी विचारक ने ये कहा कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित है। यानी कि वॉकजिस्ट में, डैश वॉक में निहित है और वॉकजिस्ट की सच्ची आत्मा लोकगीत, जनकाव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती है। आम लोगों को डैश वॉक कहा गया और राष्ट्र को वॉकजिस्ट कहा गया। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक हो गया था, ठीक है। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्रित करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्र भावना को पुनर्स्थापित करना
नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्र संदेश को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाना था, जिसमें से अधिकांश पढ़े लिखे नहीं थे। अब बच्चों, इन रूमानीवादियों का क्या उद्देश्य था कि जो वहाँ की स्थानीय बोली हैं, जो भी लोकल वहाँ की जो भाषा थी और जो लोकल वहाँ का जो साहित्य था, उसको तो एकत्र करना था ही था, और जो प्राचीन जो भावना थी, राष्ट्र भावना, उसको भी जगाना था, फिर से जगाना था। लेकिन उसके साथ साथ वो और क्या करना चाहते थे, वो लोगों के अंदर ये राष्ट्र संदेश पहुंचाना चाहते थे। ठीक है। और राष्ट्र संदेश कौन सी? एकता का, संस्कृति का, ये संदेश आम लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंचाना चाहते थे। तो बच्चों, 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने पोलैंड का विभाजन कर दिया था। पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था। ठीक है, भूक्षेत्र नहीं था, यानी कि उसकी जो है टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। परंतु पोलैंड में संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्र भावना को जीवित रखा गया। लेकिन वहाँ की जो संगीत था, यानी कि जो गाने थे, और जो वहाँ की जो भाषा थी, उसके उसके वजह से वहाँ के लोगों के अंदर राष्ट्र भावना जो है वो जिंदा रही और रखा भी गया। कैरोल कुरपिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष को अपने संगीत के माध्यम से पोलैंड के लोगों में जगा रखा। यानी कि वहाँ पे जो एक व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे, कैरोल कुरपिस्की, उन्होंने क्या किया था कि अपने संगीत के द्वारा, वो गाना गाते रहते थे, राष्ट्रीय संघर्ष से संबंधित जो गाना गाते रहते थे, ये लोगों के दिलो दिमाग पर छाया रहता था। उसने कहा, क्या हुआ अगर हम आज़ाद नहीं हैं? उसने क्या कहा बच्चों? क्या हुआ अगर हम आज़ाद नहीं, तो परंतु अपने दिल में पोलैंड के प्रति राष्ट्र भावना को जगा के रखेंगे। हम आज़ाद नहीं तो क्या हो, लेकिन हम अपने दिल और दिमाग में अपने पोलैंड के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति एक राष्ट्र भावना को जगा के रखेंगे। ठीक। पोलिस और माजुर्का जैसे लोक नृत्य को राष्ट्रपति को पर बल दिया गया। ये कैसे थे? ये लोक नृत्य थे। ठीक है, कौन कौन से थे? पोलिस और माजुर्का, ये क्या थे? ये लोक नृत्य थे। रूस ने पोलैंड के ऊपर कब्जा करने के बाद, रशिया ने जब क्या किया, पोलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया, तो पोलिश भाषा को स्कूल से बलपूर्वक हटा दिया। ठीक है, क्यों उसमें हटा दिया, क्या कहते हैं। लेकिन वहाँ के जो आम लोग थे, क्या बोलते थे? कौन सी भाषा बोलते थे? पोलिश भाषा बोलते थे। लेकिन जब रूस ने पोलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया, तो रूस ने क्या किया? पोलिश भाषा को स्कूलों से हटा दिया और रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। ठीक है, जैसे अपने इंडिया में जब ब्रिटिश सरकार आई थी, तो वो ऐसा कर तो नहीं पाई, लेकिन वो चाहती तो यही थी कि यहाँ पे पूरी तरीके से ब्रिटिश वर्चस्व कायम हो। ठीक है, उसी तरीके से रूस ने पूरी तरीके से कोशिश करी वहाँ पे अपनी संस्कृति थोपने की। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार दबा दिया गया। लेकिन जब 1831 में क्या हुआ, लोगों के अंदर जो राष्ट्र भावना थी एकदम ऊपर चरम सीमा पे थी, तो विद्रोह होने लगा। लेकिन फिर भी क्या हुआ, इस विद्रोह को रशिया ने दबा दिया और पोलैंड हार गया। ठीक। परंतु पोलैंड के लोग चर्च के आयोजन में धार्मिक शिक्षा में पोलिश भाषा का इस्तेमाल करते थे। और जगह तो मतलब कि रूस ने अपनी भाषा को, मतलब कि रूसी भाषा को जबरन थोप दिया था। लेकिन जब वो लोग पोलैंड के लोग जब वो चर्च में जाते थे, तो केवल पोलिश भाषा का इस्तेमाल करते थे। कहीं ना कहीं तो बच्चे बेचारे, अब वो जो पोलैंड के लोग थे, वो अपनी भाषा को प्रयोग करेंगे ना, तो वो लोग धार्मिक स्थानों पर ही करते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को साइबेरिया की जेल में डाला गया। लेकिन अब जब रशिया को पता चला कि ये यहाँ पे धार्मिक स्थानों पे धार्मिक शिक्षा केवल पोलिश भाषा में दी जा रही है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। तो उसने क्या किया कि जहाँ जिस चर्च में क्या कहते हैं, पादरी और बिशप लोग जो हैं मतलब पोलिश भाषा का प्रयोग कर रहे थे, तो उनको क्या किया गया, उनको साइबेरिया एक जगह है, वहाँ पे उनकी साइबेरिया की जेल में उन्हें वहाँ पे डाल दिया गया। भूखमरी, कठिनाई और जन विद्रोह। 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। लोग भूख से
लोग भूख से क्या वो मरने भी लगे, परेशान भी होने लगे। जुलाई क्रांति कब हुई थी बच्चों? 1830 में हुई थी, ये फ्रांस में हुई थी। तो जुलाई क्रांति के बाद संवैधानिक राजतंत्र में लुई फिलिप्स को गद्दी पर बैठा दिया गया था, ये आपको बता दिया है। 19वीं सदी के प्रथम भाग में जनसंख्या में वृद्धि हुई। यह इस कारण हुआ क्योंकि भारी संख्या के लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर नौकरी के लिए जाने लगे। जब पेट में भूख लगती है और काम नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं, शहर की ओर भागते हैं पैसा कमाने के लिए। तो शहरों में क्या होगा बच्चों, जनसंख्या बढ़ने लगेगी। वही हाल उस समय भी है, 19वीं सदी में भी यही हुआ। नगरों के लघु उत्पादों नगरों के नगरों के लघु उत्पाद थे बच्चों, उसमें क्या हुआ कि अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीनों से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। यानी कि और जो इंग्लैंड से क्या होता था कि बने बनाए कपड़े आते थे, ठीक है, वो सस्ते भी होते थे, और जो वहाँ के लोग बनाते थे, क्या कहते हैं, जो आम जो जनता थी वो कैसे बनाती थी, वो हाथ के कपड़े बनाते थे। तो इससे क्या होता था, कंपटीशन होता था, ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड से सामान मशीन से बनकर आते थे तथा सस्ते होते थे। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल खराब होने से शहर और गांव में व्याप्त गरीबी फैल जाती थी। पहले नौकरी नहीं थी, दूसरे फसल खराब होने के कारण क्या होता, चीज़ें महंगी होने लगी थी। ये सब जो है भुखमरी के कारण बन गए थे। उस समय क्या बन गए थे, भुखमरी के कारण बन गए थे। तो क्या हुआ, 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अब ये क्यों विद्रोह किया था, क्योंकि वो क्या कर रहे थे कि रेट को बढ़ा रहे थे। कौन? जो ठेकेदार थे खाने के, कपड़ों के, ये क्या कर रहे थे, रेट को बढ़ा रहे थे। तो आम जनता भूख से जब मर रही है तो वो तिलबिलाएगी तो है ना। जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे परंतु उन्हें कम दाम देते थे, और ये जो उद्योगपति थे, जो ठेकेदार थे, ये क्या करते थे, उनसे कच्चा माल तो ले लेते थे, ठीक है, और उन्हें क्या कहते, कम दाम देते थे, पैसे उन्हें कम देते थे। 4 जून 1845 को दोपहर के 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली। अब क्या हुआ बच्चों, जब ये बौखलाने लगे, क्या कहते हैं, आम पब्लिक जब बौखलाने लगेगी, यानी ये जो बुनकर थे बच्चों, ये गुस्सा हो गए, तो क्या हुआ, उनकी एक बहुत बड़ी भीड़ जो है घर से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पर पहुंची। गुस्से में पहुंचे ये लोग, और वह ज़्यादा मजदूरी की मांग करने लगे, और वो क्या कहने लगे कि हमें ज़्यादा पैसा चाहिए, हम मेहनत ज़्यादा करते तो हमें पैसा भी ज़्यादा चाहिए। इसके बाद जो टकराव हुआ, जो ठेकेदारों और बुनकरों के बीच में झगड़ा हुआ, उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। वो तुरंत के तुरंत वहीं पे खत्म हो गए। 1848 में खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। क्या उतर आए, कहाँ पे उतर आए, सड़कों पर। क्यों? क्योंकि वो भूख से तिलबिला रहे थे, और लुई फिलिप्स को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब जनता विद्रोह करती है तो राजा को भागना ही पड़ता है। वही हाल उस समय भी हुआ कि लुई फिलिप्स जो है वो भाग खड़ा हुआ जब जनता विद्रोह करने लगी। किस लिए? क्योंकि वो खाने में भूखमरी हो गई थी और बेरोजगारी चारों तरफ फैल गई थी। इसके बाद कुछ बदलाव भी आए बच्चों, कि 21 वर्ष से बड़े सभी पुरुष को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया, काम के अधिकार की गारंटी हो गई, यानी हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। ये ऐसा बोलने लगे थे वहाँ पे, ठीक। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे उदारवादियों की क्रांति।